जय हिंद, नमस्कार। लो जी, ओआरओपी की सभी विसंगतियां होंगी समाप्त। रक्षा मंत्री जी का बड़ा ऐलान सुने। ओआरओपी 3 पर रक्षा मंत्री जी ने बुलाया एक एनसीओ हवलदार, एक एनसीओ नायक, एक एनसीओ लेस नायक और 2 सिपाही। जेसीओ को क्यों नहीं, पूरी कहानी समझेंगे लेटर के माध्यम से। अगले में बात करेंगे कि एक्स ग्रुप पे 6200 पर बड़ी अपडेट है। एएफटी में दिसंबर में होगी सुनवाई। क्या है पूरा मामला, समझेंगे कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, एक्स ग्रुप 6200 यानी कि टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 की जो विसंगति है आरोपी 2 में रेज हुई, उसी के रिगार्ड में है। इसका केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और अब यह केस एएफटी में भी रजिस्टर हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोड नंबर 2 आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली के द्वारा। ये ओए नंबर है केस का और सार्जेंट एसबी सुंदरम जो कि रिटायर्ड है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और जिसमें कोरम में ये ऑनरेबल जजेज हैं। ऑर्डर है 2/8/2024 का। इसमें मेन बात ये बताएगी, एक तो ये केस डालने में डिले हो चुका था जो कि 373 डेज डिले था। अब इसमें याचिकाकर्ता ने 373 दिनों के विलंब के लिए माफी की अर्जी जो कि MA 3077/2024 भी दी है। इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। विलंब को उचित मानते हुए यह माफी स्वीकार कर ली गई है और मामला स्वीकार किया जा चुका है। दूसरे में इसमें जो मुख्य पॉइंट है, जो इसकी अगली सुनवाई की तारीख की मिली हुई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 18 दिसंबर 2024 को सूचीबद्ध कर दिया गया है और प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है और दोनों पक्षों को अपनी दलीलों को 3 महीने के भीतर पूरी करने को कहा गया है। यह आदेश जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और रिटायर्ड एडमिरल धीरन विग द्वारा जारी किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पक्ष समय पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करें, यानी कि 3 महीने का इनको समय दिया गया था जो कि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखनी है और 18 दिसंबर 2024 को इस पर सुनवाई होगी। दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट लेटर है जो कि आर्मी वेटरन सेल क्वार्टर ईस्टर्न कमांड के द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को लिखा गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हेडक्वार्टर 3 कोर्स से लेके और लास्ट में हेडक्वार्टर 618 एडी ब्रिगेड ए ब्रांच को, ये सभी सेल को ये दिया गया। इसका जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन टू इंटरेक्ट विद रक्षा मंत्री जी, यानी कि एक्स सर्विसमैनों की रिक्वायरमेंट है जो कि रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और बात करेंगे। इस पत्र का उद्देश्य क्या है कि ओआरओपी 3 से जो लाभान्वित हैं पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री के साथ चर्चा का अवसर प्रदान करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम ओआरओपी 3, और जिसमें इन्होंने क्या क्या सिलेक्शन के लिए बताया है। 5 एक्स सर्विसमैन मांगे हैं, हवलदार 1, नायक 1 और 3 लेस नायक या सिपाही जो कि रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। दे विल इंटरेक्ट विद रक्षा मंत्री फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ नवंबर एट दिल्ली। कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड स्टे विल अरेंज बाय DIAB के द्वारा इसको अरेंज किया जाएगा। जेसीओ का यहाँ पर नाम नहीं है, वो क्यों नाम नहीं है उसका रीजन हम आगे बात करेंगे, जो कि ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 में जो विसंगतियां हैं क्या क्या है उस पर हम समझेंगे इसके बाद। सेकंड में इसमें कहा गया है कि संबंधित जो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वे इच्छुक पूर्व सैनिकों की जानकारी 28 अक्टूबर तक, यहाँ पर अफसर भी डिटेल कर दिया, कर्नल AK पत्रिया जो कि व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से इनके पास ये भेजने थे और चयनित सैनिकों के नाम उचित समय पर भेजे जाएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अब इस लेटर का क्या उद्देश्य होगा, और जिसमें ये ओआरओपी 3 में जो बेनिफिट जिनको मिला है उन्हीं को बुला रहे हैं, जिसमें जेसीओ इंक्लूड नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं, ये आप पर छोड़ते हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया। और अब हम बात करेंगे कि जेसीओ इसमें क्यों नहीं बुलाया गया और इसका कारण क्या रहा है। अब हम समझते हैं इस ओआरओपी की विसंगतियों के द्वारा। अब यहाँ पर हमने विसंगति नंबर 1 से नंबर 8 तक ली गई है जो कि मुख्य रूप से है, और ये 2 पॉइंट जो आप नीचे नोट देख पा रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में तुरंत प्रभाव से इनको भी लाना होगा। दोस्तों तो इनको मिला दें तो 10 पॉइंट्स हमने विसंगतियों के यहाँ पर बनाए। तो आप समझते हैं इसको एक एक करके। नंबर 1 में हमने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है
है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी रिटायर आए हैं उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया, जबकि उनको ओआरओपी के दायरे में रखना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि यदि वो प्रीमेच्योर आ रहा है तो अपनी कुछ मजबूरी से बाहर आ रहा है। नंबर 2 में हमने रिजर्विस्ट को लिया हुआ है, क्योंकि रिजर्विस्ट 1965 और 1971 वार जो लड़े हैं उसके वो योद्धा हैं दोस्तों, और उनको भी ओआरओपी से बाहर रखा है, उनको भी ओआरओपी के दायरे में लाना चाहिए। नंबर 3 में हमने फैमिली पेंशन, जो वीर नारी है उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर उनकी पेंशन फिक्स होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो पेंशन है, एक सिपाही सपोज है तो सिपाही के बराबर यदि 15 साल सिपाही की सर्विस के आधार पर उसकी पेंशन जितनी उसको मिलती है उसी आधार पर भी वीर नारी की पेंशन होना चाहिए। चौथे में वार इंजुरी को भी ओआरओपी के जो लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर नहीं लिया गया। सपोज एक जवान वार में इंजुरी हो जाता है और वो 5 साल में इंजूर हो जाता है, लेकिन जो उसकी पेंशन तय की गई है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 15 साल है, तो 15 साल के आधार पर ली गई है, और जब ओआरओपी इसको दी जा रही है तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल काउंट किया जा रहा है, तो उसको भी ये लॉस हो रहा है दोस्तों। इसको भी ये भी एक विसंगति के अंदर आता है। पांचवे में एमएससीपी, जो कि प्री 2006 के रिटायर है। जैसे हमें पता है 1 जनवरी 2006 के बाद एमएससीपी लागू हुआ है और वो फायदा उनको मिल भी रहा दोस्तों। यदि आप देखेंगे जो प्री 2006 का एक हौलदार है या एक नायक है या एक सिपाही है, यदि उसको एमएससीपी का लाभ नहीं मिलता है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट उसकी पेंशन पर पड़ रहा है, क्योंकि एक सिपाही को यदि 2 एमएससीपी मिलता है तो उसकी हौलदार की पेंशन हो जाती है, और वही सेम सिपाही प्री 2006 का है तो उसकी पेंशन सिपाही के बराबर रहती है। तो यहाँ पर हर रैंक की बात हो रही है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, तो इसको भी दूर करने की जरूरत है। अब विसंगति नंबर 6, जो कि एक्स ग्रुप पे 6200 का जो इन्होंने टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में डिफरेंशिएट कर दिया, जो कि पोस्ट 2016 के लिए अलग टेबल बना दी और प्री के लिए अलग बना दी, तो इसका भी एक बहुत बड़ा विसंगति है। जैसे हमने आगे देखा इस पर केस भी कोर्ट केस चल रहे हैं, अब क्या निर्णय आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति के दायरे में आता है दोस्तों। नंबर 7वां जो विसंगति है, डिक्रीज ऑफ जेसीओ पेंशन। जेसीओ यहाँ पर मैं बात करूंगा कि चाहे वो नेवी से है या वो एयरफोर्स से है चाहे आर्मी से है, तीनों के लिए बात हो रही है। इक्वल जो भी रैंक है जेसीओ रैंक का, उनकी पेंशन घटी है दोस्तों, जबकि ओआरओपी 1 में 7th सीपीसी के बाद उनकी पेंशन में थोड़ा अंतर हुआ था। हालांकि जो नायब सूबेदार की पेंशन फिक्स की गई वहां पर भी कम की गई थी, लेकिन कुछ तो फायदा मिला था ओआरओपी 1 में, लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि ओआरओपी 2 में भी उनको लाभ नहीं मिला, ओआरओपी 3 में भी नहीं मिला। यानी कि जेसीओ का जो पेंशन क्यों घटा, इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए, जांच के बाद इसका निष्कर्ष सामने लाने चाहिए कि कैसे इनकी पेंशन घटी है दोस्तों। उसी रीजन से जो आगे रैंक है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है और इवन आगे फिर ऑनरी बनता है, तो वो इफेक्ट आगे तक जाता है। विसंगति नंबर 8 में हमने लिया है ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन का। जब एक जेसीओ सर्विस करता है 32 साल, यदि वो सूबेदार मेजर 34 साल सर्विस कर रहा है, उसके बाद उसको ऑनरी रैंक मिल रहा है, तो उसको घाटा हो रहा है, उसकी जो फिक्स होती है 30 साल का उसको दिया जा रहा है। ये आपने अभी देखा होगा ओआरओपी 3 में कोई भी ऑनरी रैंक का नहीं बढ़ा है और घटा है। उसका रीजन यही है, लेंथ ऑफ सर्विस 30 साल ले रहे हैं ऑनरी के लिए, चाहे उसकी सर्विस 32 साल है या 34 साल है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जब वो सर्विस कर रहा है 32 साल या 34 साल, उसी बेस पर उसका फिक्स होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। अगले जो इंपोर्टेंट नोट में हमने 2 पॉइंट रखे हैं, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएमजीसी रिपोर्ट, दोस्तों ओआरओपी 1 के बाद एक 1 मैन जुडिशरी कमेटी सरकार के द्वारा ही गठित की गई। वो इसलिए गठित की गई थी कि जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं उनको दूर करे और उनको सामने लाए कि क्या विसंगतियां हैं, और उस विसंगतियां वो सामने वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक नहीं हुई है अभी तक, जबकि उस ओएमजीसी रिपोर्ट में एमएससीपी प्री 2006 की बात वहां पर कही गई है, इनको मिलना चाहिए। हालांकि एरियर की बात वहां पर नहीं कही गई है, लेकिन उनको ओआरओपी में शामिल किया जा सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट के आधार पर आरटीआई में इसका खुलासा हुआ था ओएमजीसी रिपोर्ट का। तो उसमें प्री 2006 के लिए प्रोविजन है, और भी उसमें कई प्रोविजन हो सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक हुई नहीं है, उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरे में लाइव डाटा इन पब्लिक डोमेन, मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन्स, यानी कि जो भी पेंशन निर्धारित की जाती है मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर की जा रही है। जैसे आपने देखा ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 3 तक, तो मिनिमम एक सपोज सिपाही का मिनिमम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो पता होना चाहिए, और मैक्सिमम ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं। ये लाइव डाटा सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि पता चले कि किस आधार पर कितनी पेंशन फिक्स हुई है, तो सभी को इसका पता चलना चाहिए दोस्तों। ये थी विसंगतियां दोस्तों, जो कि आपके सामने मैंने रखी हैं, और ये जब तक दूर नहीं होंगी तब तक
इसमें आगे भी ये विसंगतियां चलती रहेंगी दोस्तों। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इन विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए सरकार के द्वारा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।